नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 44 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 44 का जो पहला क्वेश्चन है कि किन दो मुगल सम्राटों ने अपना संस्मरण स्वयं लिखा। तो अपनी आत्मकथा को किसके द्वारा स्वयं लिखा, तो वो लिखा था आपका बाबर और जहांगीर। देखिए बाबर और जहांगीर दो ऐसे मुगल शासक थे जिनके द्वारा अपना संस्मरण या अपनी ऑटोबायोग्राफी को जो है वो खुद लिखा गया था। तो ये थे आपके बाबर और जहांगीर। अगर बात करें बाबर की, तो बाबर के द्वारा लिखा गया था बाबरनामा और जहांगीर के द्वारा लिखा गया था जहांगीरनामा। देखिए मुगल वंश में बहुत सारे शक्तिशाली राजा हुए थे और अगर बात करें मुगल वंश की, तो मुगल वंश की नींव भारत में बाबर के द्वारा रखी गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है कि जो बाबर थे, बाबर के द्वारा जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो किस भाषा में लिखी। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी। ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। देखिए हुमायूं ऑप्शन में दिया है। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं के द्वारा लिखा गया था हुमायूंनामा। और बहुत दफ़ा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हुमायूंनामा है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो हुमायूंनामा की अगर बात करें तो हुमायूंनामा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं जो है वो कब से कब तक शासन करता है। तो 1530 से लेकर 1556 तक जो है वो क्या करते हैं, हुमायूं शासन करते हैं। अगर आप भी एचपीटेट नवंबर में अपना एचपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो जुड़िए हमारे साथ। मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। साथ में अगर आप हमसे लेने चाहते हैं पेड हैंड रिटन नोट्स, तो आप इस नंबर पे 7876145409 हमारे पास आपके लिए रहने वाली है लाइव प्लस रिकॉर्डेड, वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस जिससे हज़ारों बच्चे अपने टेट परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आप इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। 7876145409। बहुत दफ़ा क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है कि अकबर की आत्मकथा का क्या नाम था। तो अगर बात करें अकबर की जो लिखी गई थी, आपके अकबर के बारे में वो लिखी गई थी आपकी अकबरनामा। तो अकबरनामा के जो रचयिता थे वो थे आपके अबुल फजल। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि जो आपका ऐसा मुगल राजा जो कि आपका अनपढ़ था, तो अनपढ़ आपके कौन थे, अकबर। अकबर क्या थे भाई, अनपढ़ थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये सेम क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अच्छा, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था। तो जहांगीर का जो वास्तविक नाम है वो सलीम था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और अकबर सलीम को किस नाम से पुकारता था, तो अकबर सलीम को शेखो बाबा। ये क्वेश्चन टेट में बहुत बार पूछा गया है कि शेखो बाबा के नाम से अकबर किसको पुकारता था, तो अपने बेटे सलीम को पुकारता था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, जो कि यहाँ पे परीक्षाओं में बहुत दफ़ा पूछा जाता है। अच्छा, अकबर की बात करें। देखिए अकबर के द्वारा दीन ए इलाही, जिसे तौहीद ए इलाही की स्थापना भी की गई थी। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने कब की। तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में की जाती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे एक और पूछा जाता है कि जो अकबर है उसने दास प्रथा को कब समाप्त किया। तो अकबर ने दास प्रथा को 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में और जजिया कर की जो समाप्ति है वो 1564 में करी थी। इन तीनों ही बातों को आपने बहुत ही डिटेल से याद रखना है। तो दास प्रथा का अंत 1562, 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की और 64 में इसने क्या है, फतेहपुर जो जजिया कर है उसको भी समाप्त किया। अच्छा, फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई। तो 1571 में इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था। तो वो कौन सा गवर्नर जनरल था जो कि स्वयं को जो है वो बंगाल टाइगर पुकारता था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो लॉर्ड वेलेस्ली। भाई लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल के ऐसे जो है वो गवर्नर जनरल थे जो स्वयं को क्या कहते थे, स्वयं को अपने आप को जो बंगाल टाइगर कहते थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है वो सहायक संधि, अगर मैं बताना चाहूँ तो सहायक संधि की जो भारत में लाई थी वो किसने लाई थी। तो सहायक संधि जो लाई थी वो आपके किसके द्वारा लाई गई थी, ये भी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही भारत में इंट्रोड्यूस की गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन देखिए आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। आपका जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है वो किस किस के बीच हुआ। तो ये टीपू सुल्तान और आपके लॉर्ड वेलेस्ली के मध्य हुआ। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगर लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो ये गवर्नर जनरल के रूप में 1798 से
1798 से 1805 तक रहते हैं, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और साइक संधि को मानने वाला जो पहला राज्य बना था वो कौन सा था? वो था हैदराबाद। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। तो हैदराबाद एक ऐसा राज्य हुआ करता था जिसने साइक संधि को सबसे पहले माना था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन बहुत दफ़ा ये पूछा जाता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो अगर बात करें भारत के पहले गवर्नर जनरल की, तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। और अगर बात करें आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में जो है वो स्थायी बंदोबस्त, जिसको आप परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, उसको लाया गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो बंगाल में जो आपका जो स्थायी बंदोबस्त है, परमानेंट सेटलमेंट है, वो किसके द्वारा लाया गया था? तो ये आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। इसके द्वारा ही जो है वो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के अलावा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था? तो 1792 में जो है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, वारेन हेस्टिंग की बात करें तो वारेन हेस्टिंग जो है वो इनके द्वारा जो है वो ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो सर वारेन हेस्टिंग थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इनके समय जो है वो आपका जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना, तो कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना जो हुई थी वो किसके समय? तो वारेन हेस्टिंग साहब के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1857 की क्रांति के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये बात करें आपकी 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस समय जो ब्रिटिश देश के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो आपके विंस्टन चर्चिल साहब थे। इस बात नहीं, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, आपके लॉर्ड पाल्मस्टन साहब थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो वह लॉर्ड पाल्मस्टन साहब उस समय जो है वो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री होते थे जब 1857 की क्रांति हुई थी। आप बोलेंगे कि जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति है इसकी अक्सर में अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इसकी शुरुआत जो है वो 10 मई 1857 से हुई थी। तो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत है वो 10 मई 1857 से होती है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि कहाँ से होती है? तो ये जो है वो मेरठ से होती है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ये बात भी आप ज़रूर याद रखेंगे। फिर भैया आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो 1857 की क्रांति थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो उसका प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। तो कमल और रोटी आपका प्रतीक चिन्ह था आपका 1857 की क्रांति का। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857, तो पहले स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जो है इनको फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी जाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी इसका नेतृत्व जो है वो दिल्ली से किसने किया था? तो दिल्ली से इसका जो नेतृत्व किया था वो क्या था? बहादुर शाह जफर। फिर पूछा जाता है कानपुर से किसने किया? तो कानपुर से जो 1857 की क्रांति है इसका जो नेतृत्व किया था वो भैया नाना साहिब के द्वारा किया गया था। बहुत दफ़ा क्वेश्चन ये पूछा जाता है लखनऊ से 1857 की क्रांति को लीड किसने किया? तो लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से किया आपका बेगम हजरत महल ने, आपका झांसी से किया रानी लक्ष्मीबाई ने, आपका इलाहाबाद से किया लियाकत अली खान ने, आपका बरेली से किया था खान बहादुर खान ने, आपका जगदीशपुर से जो बिहार में पड़ता है जगदीशपुर यहाँ से किया था कुंवर सिंह ने, और आपका जो फैजाबाद से किया था वो क्या था? अहमदुल्ला खान ने। और खान बहादुर खान ने आपका बरेली से किया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन बहुत दफ़ा ये पूछा जाता है कि जब भारत का जो विद्रोह हुआ था 1857 का, तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग साहब थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है। अगला है क्वेश्चन की फ्रीडम फ्रॉम फियर किताब के लेखक कौन है? अगर बात करें फ्रीडम फ्रॉम फियर की तो इस किताब के जो लेखक है वो आपको याद रखने हैं। तो इस किताब की लेखक है आंग सान सू की। जी हाँ, बिल्कुल, आंग सान सू की के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था फ्रीडम फ्रॉम फियर। लेकिन इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी नावों में कितनी बार ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है?
तो कितने नाव में कितने बार ये किताब लिखी है अज्ञे जी के द्वारा, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ये बात समझ गए। फिर क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ पे ये पूछता है कि जो आप ये बताइए कि जो बाल गंगाधर तिलक है इनके द्वारा 2 समाचार पत्र निकाले गए, एक का नाम था केसरी और दूसरे का नाम था मराठा। तो केसरी और मराठा जो आपके पत्रिकाएं हैं वो किसके द्वारा निकाली गई, तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाली गई थी। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि जो अनामिका और परमिल है वो किसकी 2 यहाँ पे कृतियाँ हैं, किसकी 2 किताबें हैं, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो अनामिका और परमिल ये दोनों के दोनों सूर्यकांत त्रिपाठी निरालय के द्वारा इनको जो है वो लिखा गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक है द लाइफ डिवाइन, भाई द लाइफ डिवाइन बड़े चर्चित है, द लाइफ डिवाइन, और दूसरा जो है द लाइफ डिवाइन के अलावा आपको याद रखना है आपका सावित्री। तो द लाइफ डिवाइन और सावित्री जो लिखी है वो अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि जो आपका जो हल्दी घाटी है ये किताब किसने लिखी है, तो हल्दी घाटी जो किताब है वो श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखी गई है। बहुत दफ़ा आपसे पूछा जाता है कामायनी, भाई कामायनी किसको आता है, कामायनी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें कामायनी की, तो कामायनी जो ये लिखा गया है वो लिखा है आपका किसने, तो कामायनी आपका जो लिखा है वो आपका जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन है कि जो आपका गीता रहस्य है ये पुस्तक किसने लिखी है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य जो किताब है इसको लिखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी रहने वाला है। अच्छा, आपसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अनहैप्पी इंडिया है, टेट परीक्षाओं का सबसे फेवरेट क्वेश्चन कि अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है, तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक है आपकी किसकी, अनहैप्पी इंडिया है लाला लाजपत राय की, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन आपका जो है वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत टफ नहीं है, कि प्रिंसिपिया पुस्तक किसकी है, तो प्रिंसिपिया पुस्तक है न्यूटन की पुस्तक है प्रिंसिपिया, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतर तरीके से याद रखनी है। अच्छा, कि मालती माधव जो है वो भवभूति के द्वारा लिखी गई है, ये भी आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि राज तरंगिणी, तो राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है, कलहण के द्वारा, तो कलहण के द्वारा लिखी गई है राज तरंगिणी। अच्छा, गीत गोविंद के राइटर है जयदेव किरण, तो गीत गोविंद के कौन है, जयदेव किरण है। अच्छा, शाहनामा किसका है, तो शाहनामा आपका फिरदौसी का है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, अगर भारत का राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी उस समय ना हो, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा। मान लो कि भारत का राष्ट्रपति कोई भी कारणवश उसका पद खाली हो गया तो और भारत का उपराष्ट्रपति उस समय उपस्थित ना हो, तो फिर उस समय भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। लेकिन एक बार क्वेश्चन अब टेट परीक्षा में और घुमा के पूछा कि अगर भारत का राष्ट्रपति का पद भी खाली हो, भारत का राष्ट्रपति भी ना हो और भारत का मुख्य न्यायाधीश भी ना हो, तो भारत का उस समय कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बनेगा वो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश बनेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होगा तो कौन बनेगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश उस समय जो है वो क्या है, जो सबसे बड़ा होगा उसको बनाएंगे भैया। तो वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तो अवेलेबल होता है। अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अनुच्छेद नंबर 60 के तहत ही भारत के राष्ट्रपति को क्या है, शपथ दिलाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। वर्तमान में श्री रामकृष्ण गवाई जो है वो क्या है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के क्या है, मुख्य न्यायाधीश है, आपके चीफ जस्टिस है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। बोले भैया सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज कितने होते हैं, तो 33 न्यायाधीश होते हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश होता है, तो टोटल 34 न्यायाधीश आपके सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री सबको पता है कि प्रधानमंत्री जो भारत के हैं वो कौन है, नरेंद्र मोदी है। और भारत का जो महान्यायवादी है वो आर वेंकट रमणी है, जिनको 2022 में चुना गया था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने जो है वो वेणुगोपाल जी की जगह ली थी और भारत के जो है क्या बने थे आपके महान्यायवादी के बारे में भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 76 बात करता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में अनुच्छेद नंबर 124 बात करता है। अगर बात करें भारत के राष्ट्रपति के बारे में तो 52 से लेकर 61 तक भारत के राष्ट्रपति की बात की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। जब गुप्त काल था
गुप्त काल का शासन भारत के अंदर था, तो उस समय सोने की मुद्रा को जो है वो दिनार कहा जाता था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को तो दिनार कहा जाता था, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा को तो आप दिनार कह देते थे, लेकिन गुप्त वंश के अगर राजाओं की बात करें तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, तो सोने की मुद्रा को यहाँ पे दिनार कहते थे और श्री गुप्त के द्वारा जो है वो इसकी स्थापना की जाती है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बहुत बार पूछा जाता है, तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। अगर बात करें आपके चंद्रगुप्त प्रथम की, तो इसके द्वारा एक उपाधि धारण की गई थी। तो गुप्त वंश के वो राजा जिनके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी, तो महाराजा धीराज की जो उपाधि है ना, वो धारण की थी किसने? आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम की आप बात करें तो आपके गुप्त वंश के राजा बनते हैं समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को जो है वो आपका विंसेंट जो स्मिथ थे, वीए स्मिथ थे, इनके द्वारा क्या कहा गया था? आपका भारत का नेपोलियन कहा गया था। इस बात को आपको डिटेल से याद रखना है। अगर बात करें आपके समुद्रगुप्त की, तो इनके दरबारी कवि का नाम हरिशेन है। ये क्वेश्चन टेट में 10 बार पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम हरिशेन था, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो हरिशेन कौन थे? हरिशेन जो है वो इनके दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो समुद्रगुप्त है इनको सिक्कों पे वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है, तो इसलिए संगीत प्रेमी भी थे। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, गुप्त वंश के ऐसे राजा जिन्होंने आदिराज और महाराज की उपाधियां धारण की थी, तो आदिराज और महाराज की जो उपाधि है वो आपके किसके द्वारा धारण की गई थी? तो ये आपका जो श्रीगुप्त थे इनके द्वारा धारण की गई थी, और महाराजा धीराज की जो उपाधि है वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में इसकी रचना जो है वो हरिशेन ने समुद्रगुप्त के बारे में की है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। इसको इलाहाबाद स्तंभलेख के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है कि जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय थे इनके शासनकाल के दौरान भारत कौन आया था? तो इनके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री वेनसांग जो था वो भारत आया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। देखिए, परीक्षाओं के लिए यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, परीक्षाओं में काम आने वाले रहने वाले हैं। बस आपको पढ़ते हुए जाना है और इन सभी क्वेश्चन को ग्रहण करते जाना है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इस परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कभी क्वेश्चन टफ आएंगे, कभी आसान आएंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन के साथ आपको लड़ना है, हर एक क्वेश्चन को आपको सीखना है। हर वीडियो में आपको नया क्वेश्चन आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइए। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियम में, और बेल्जियम कहाँ पर है? तो बेल्जियम देश की जो आपकी राजधानी है, अगर बात करें बेल्जियम देश की राजधानी की ब्रुसेल्स, वहाँ पर है एग्जैक्ट में। अगर मैं कहूँ जहाँ पर नाटो का भी है, तो नाटो और यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है वो एक ही जगह है मेरे भाई बहन। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो ये यूरोपियन यूनियन है इसमें कुल देश कितने हैं? तो यूरोपियन यूनियन में कुल 27 देश है। इन देशों की अपनी मुद्रा है और उस मुद्रा का नाम है यूरो। क्वेश्चन एक बार टेट में ये पूछा गया था कि यूरो कब से चली, तो यूरो जो चली वो 1 जनवरी 2002 से चली। ये क्वेश्चन आपको टेट परीक्षाओं के लिए डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि यूरोपियन यूनियन की मुद्रा का नाम है यूरो। अब यूरो कितने देश अपनाते हैं? तो 20 देश ऐसे हैं जो कि यूरो अपनाते हैं। अभी हाल ही में क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन का 20वां देश, भाई क्रोएशिया जो है वो यूरोपियन यूनियन का 20वां देश बन चुका है जो यूरो अपनाता है। और ब्रेक्जिट की घटना क्या है? ये हाई कोर्ट में सीधा क्वेश्चन आया था। तो ब्रेक्जिट मतलब BR से आपका ब्रिटेन, और एग्जिट मतलब बाहर जाना। तो ब्रिटेन जो है, जो आपका ब्रिटेन है वो 2020 में यूरोपियन यूनियन से बाहर चला गया, जिस घटना को आपका ब्रेक्जिट की घटना कहते हैं। और यूरोपियन यूनियन को साल 2012 में आपका दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला था, और वर्तमान में जो उसके अध्यक्ष है वो उर्सुला वॉन डेर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव।